सिने इंक पॉडकास्ट। लवलीन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मिलिए लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ से। दोनों की नौकरी का कार्यकाल अगर जोड़ दें तो तकरीबन 50 साल दोनों ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नौकरी की। दोनों ने एक लंबे अरसे तक भारतीय सरकार के सर्वोच्च पदों को संभाला। अब रिटायरमेंट के बाद लंदन में रहते हैं और आपके साथ इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर हफ्ते ये दोनों एक बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं। आज इनकी चर्चा का विषय है, भारत में लवलीन मुकेश ने रिफॉर्म्स या सुधारों को किस रूप में देखा और जब उसकी तुलना कुछ और देशों से की जाए तो क्या कुछ सीखा जा सकता है। लवलीन मुकेश। नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूँ लवलीन और मैं हूँ मुकेश। मुकेश, याद होगा कि पिछली बार जब हमने बात छोड़ी थी तो वहाँ हम कर रहे थे ये बात कि जो डेवलपमेंट एजेंडा था हिंदुस्तान का वो बहुत हद तक सक्सीड नहीं कर पाया। और ये बात हुई थी कि साहब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। हाँ। और इफ़ यू रिकॉल, हम लोगों ने 3 कारण आइडेंटिफाई करे थे। जी। नंबर 1, हमने ये कहा था कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, शायद उसको बदलने की ज़रूरत है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ। नंबर 2, ये बात हुई थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को आप कितना भी सुधार लीजिए, अगर पॉलिसीज ही सही ना होंगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। हाँ, क्यों, क्या ये फॉल्ट जो है ये पॉलिसीज का है या पॉलिसी का है या स्ट्रक्चर का है। हाँ। और तीसरी बात ये सोची गई थी कि कुछ ऐसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको जनरलिस्ट को छोड़ना बहुत अच्छी बात नहीं है और उनके लिए स्पेशलिस्ट लाना जरूरी होगा। तो इसी बात को आगे लेके चलते हैं। तो स्पेशलिस्ट की बात से शुरू करते हैं। तो आप बताएं, क्या हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हुआ था जिसको हम एक सक्सेस स्टोरी के मान पे देख सकते हैं? इंडिया के एक्सपीरियंसेस को देखना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी निगाह में आती है, जहां हमको पॉलिसी मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में हमें सक्सेस मिली, वो थी टेक्नोलॉजी मिशंस। आपको याद होगा कि 1987 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे जी। तो उन्होंने मिस्टर सैम पिट्रोडा के नेतृत्व में उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशंस बनाए थे जी। तो ये टेक्नोलॉजी मिशंस क्या थे? ये बेसिकली इन्होंने 5-6 एरियाज इकोनॉमी के, सोसाइटी के आइडेंटिफाई किए और ये कहा कि ये कोर एरियाज हैं। हाँ। और डेवलपमेंट करने के लिए जो है हमको इन कोर एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लिए टेक्नोलॉजी मिशंस बनाए हर एरिया में। हाँ। So there was a technology mission on immunization, one on literacy, one on telecommunications, one on drinking water, and one on oil seeds. And then later on they added a 6th one on dairy. हाँ. तो if I can just take this matter ahead, जो आपने कहा कि I clearly see in my mind 2-3 जिनको मैंने खुद भी implement किया था, जैसे कि एक immunization था। I mean, जिस देश में इतनी सारी बीमारियां थी और बच्चों को आजीवन, कभी रिकेट्स, कभी मलेरिया, कभी ये कभी वो, पोलियो, तो that immunization mission was a superb success. Big success. In a matter of years, Indian children were free of all the diseases that they were normally getting. We became free of polio only after that. Yes. And not just this, there was no vaccine production in India till that time. And today we are a powerhouse in vaccine production. Absolutely. So आप देखिए, जिस चीज की नींव तब रखी गई थी उसका इम्पैक्ट आप आज देखते हैं। इसी तरह जो डेयरी मिशन था, इट स्टार्टेड द व्हाइट रेवोल्यूशन एंड उसके बाद से इंडिया को कभी किसी का मुंह डेयरी के लिए देखना ना पड़ा। अपना चीज, अपना दूध, अपना घी सब हम प्रोड्यूस करते हैं। डेयरी, ऑयल सीड्स, we were importing oil seeds and now we are surplus in oil seeds. We are surplus and we are exporting oil seeds. और सबसे बड़ी सक्सेस तो हमको टेलीकम्युनिकेशंस में मिली। तुम्हें याद होगा कि हम लोग जब जिलों में हुआ करते थे तो टेलीफोन में कॉल लगाया करते थे, हेलो ही करते रहते थे, दूसरे तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये टेलीकम्युनिकेशन मिशन ने किया कि हम गांव तक हम पहुंच गए और ये जो एसटीडी की सुविधा थी कि आपने सीधे नंबर घुमाया और आप आराम से बात करते हैं, कहीं भी हिंदुस्तान में, विदेश में, कहीं पे भी बात कर लीजिए। So these missions were
superbly successful. In fact, we can also make a mention of the literacy mission. In a limited way. It was successful, probably in a limited way. वो एक एजुकेशन का सवाल है कि अलग अलग डिस्कशन है कि जिसमें हम कहते हैं कि एक्सेस, रिटेंशन और लर्निंग इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मिशन हमने जो बनाया, हमको इसमें एक्सेस जहां तक संबंध है वो किया, और एनरोलमेंट जरूर किया। एनरोलमेंट किया हमने, और एडल्ट लिटरेसी में भी हमें बहुत लिटरेसी पे बड़ा फोकस रहा। सो दीज वर वेरी गुड थिंग्स दैट हैपेंड। जी, इसमें भी कोई लर्निंग निकल के आती है? हाँ, लर्निंग तो हम इसको आप ये देखिए कि हुआ क्या इन मिशंस के साथ। आखिरकार तो ये मिशंस तो कंटिन्यू किया इन मिशंस ने, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट जब व्हेन इट गॉट डिफीटेड एट द पोल्स, देन द गवर्नमेंट्स दैट केम आफ्टर हिम, they transferred these missions to the parent ministries, और उनको उन्हीं मिनिस्ट्रीज में उन्होंने मर्ज कर दिया। तो अब इसी से हमको ये लर्निंग मिलती है कि ये मिशन जब शुरू में बनाए गए तो उनको इतनी स्टुपेंडस सक्सेस क्यों और मिली? जैसे वो मिनिस्ट्री में मर्ज हो गए, तो वो मिशंस ब्यूरोक्रेटाइज हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो 3 चीजें जो हैं, 3 टेक अवेज हमको इस सक्सेस से मिलती हैं, जिनको हमको देखना चाहिए कि आगे के रिफॉर्म में हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। जी। तो पहला इसका टेक अवे ये था कि जब सरकार किसी डेवलपमेंटल एजेंडा को वो प्रायोरिटी देना चाहती है जो कि वो एजेंडा डिजर्व करता है, तो उसे सक्सेस मिलती है। इसको आप दूसरी तरीके से फोकस स्पॉटलाइट डाल देते हैं उस चीज पे, जिसमें कि जो लीडरशिप है वो कमिटेड है। ये बात भी इसी से रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को ऑटोनॉमी देनी जरूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी मिशंस जो थे, ये एक्सपर्ट्स से मैन थे, एक्सपर्ट से हेडेड थे, और हालांकि मिनिस्ट्री से रिलेटेड जरूर थे, लेकिन इनको टोटल ऑटोनॉमी थी। ये ब्यूरोक्रेटाइज नहीं थे। एंड आई सपोज दे आल्सो चोज रियली गुड एक्सपर्ट्स, सो इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दे चोज रियली गुड एक्सपर्ट्स। और तीसरी लर्निंग ये निकलती है कि अगर टारगेटेड और रिसर्च बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो तो वो हमेशा सक्सीड करती है। और ये पहली बार हुआ कि हमारे यहाँ टारगेटेड एंड रिसर्च बेस्ड पॉलिसी बनाई गई। Now that you've said this, I would like to, I think what is happening in number of cases, इसकी जो existing व्यवस्था है, existing policy है, उसी को tweak करके हम कहते हैं उसको नया जामा पहना देते हैं। But actually जो we have not really started from the basis of solid research to come with a new idea, something that is an out of the box thinking. ये जो आप बात कह रहे हैं कि targeted and research based करने के लिए you need to think out of the box. अब इसी के सिलसिले में एक चीज और दिमाग में आती है, जब आप हिंदुस्तान को ही देखते हैं तो जो डेवलपमेंट हुई है हिंदुस्तान में वो अनइवन दिखती है। जैसे नॉर्थ ऑफ द विंध्यास आपको एक पिक्चर दिखती है और साउथ ऑफ द विंध्यास आपको थोड़ी सी अलग पिक्चर दिखती है। वुड यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। सिर्फ हमको क्या, हमें तो शायद कम दिखती है, लेकिन बाहर से आने वाले जो फॉरेन विजिटर्स हैं वो हमेशा रिमार्क करते हैं दैट इंडिया साउथ ऑफ द विंध्यास लुक्स लाइक अ टोटली डिफरेंट कंट्री। तो ये अपने आप में इसकी क्या लर्निंग है? एंड व्हाई डिड दिस हैपन, कंसीडरिंग कि सिस्टम तो वही है। हाँ, तो ये जो आपने बात कही, ये खुद एक लर्निंग है कि उसी सिस्टम से, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से द सदर्न स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड far better than the northern states, than their northern counterparts. What did they do right? That is the question. So अब हाँ, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर वही है, तो फिर उनको बेटर रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे सोशियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। केरला में ऑफ कोर्स, केरला इज अ क्लास अपार्ट, बट केरला की सक्सेस में तो सोशियोलॉजिकल रीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक द लेकिन सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑल व्हिच द पीपल हैव, सेंस ऑफ डिसिप्लिन साउथ में बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट उभर के सामने आती है कि रिफॉर्म के बारे में जो लीडरशिप में जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो साउथ में नॉर्थ के मुकाबले कहीं ज्यादा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
Yes, I think I would tend to agree with this. और इसका एग्जाम्पल आप कोई दे सकते हैं, पर्टिकुलर शायद आंध्रा को लेके या किसी की बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आंध्रा, और अब तो आंध्रा डिवाइड हो गया, आंध्रा और तेलंगाना में, लेकिन आज की तारीख में हम हैदराबाद को सिलिकॉन वैली से कंपेयर करते हैं और उसको आईटी हब मानते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? दिस वाज, आई थिंक, ऑल बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। इसी तरह से तमिलनाडु में भी हमने देखा है कि रिपीटेड चीफ मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने विमेन पे बड़ा फोकस किया। सो सेफ्टी ऑफ विमेन, एजुकेशन ऑफ विमेन, एंड इवन इन द ICDS प्रोग्राम मेकिंग श्योर दैट यू गिव बेटर, मोर न्यूट्रिशियस फूड टू द चिल्ड्रन। सो आपकी जो स्टंटिंग है और जो मॉर्बिडिटी रेट्स हैं एंड ऑल दैट, वो भी जब आप नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करते हैं, देयर आर द इंडिसेस गिव अ बेटर पिक्चर इन साउथ इंडिया एज वी कंपेयर टू द नॉर्थ। एक चीज और उभर के आती है कि सिर्फ स्पेशलिस्ट को लेकर आना ही कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर में भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे PWD, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, हेल्थ, दे आर ऑल हेडेड बाय स्पेशलिस्ट। बट हैव दे डिलीवर्ड? No, in many states they have not delivered. Then why? What is the takeaway? इसका takeaway इससे ये है कि जो स्पेशलिस्ट जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में काम करते हैं, they themselves become bureaucratic. They are no longer specialists actually. Yeah. तो इसलिए यहाँ पे इस चीज के साथ ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम स्पेशलिस्ट को लेके आ रहे हैं तो हम उनको ऑटोनॉमी दें, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, और क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट्स की बात तो अपने आप में है कि अनलेस एंड अनटिल वी गेट good quality experts, we will not get good. Yeah. In fact, I would like to take this thing a little bit forward and say कि even in North India or in different parts, in other states which are away from South India, उन states के भी individual examples of brilliance and success दिखते हैं। जैसे कि कोई, आप जानते हैं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं तो वहाँ का जो कलेक्टर है वो इतना इफेक्टिव है, उसकी पॉलिसी जो फोकस करती है किसी चीज पे, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। द डिफिकल्टी सीम्स टू बी इसके जब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है उस चीज को, तो जब वो कलेक्टर वहां से ट्रांसफर हो जाता है तो सिस्टम वापस अपने पुराने ढांचे में चला जाता है। एंड दैट इज where the whole discussion around getting a good leader for a state is very important, and especially a leader जो डेवलपमेंट को सामने रखे। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो जब अपने आप को डेवलप्ड नेशंस की ओर ले जाना चाहता है तो 2-3 चीजें निकल के आती हैं इंडियन एक्सपीरियंस से जो नेसेसरी है। नंबर 1 ये है कि देयर शुड बी पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन द डेवलपमेंट एजेंडा, सबसे जरूरी बात, या रिफॉर्म एजेंडा, जिस भी नॉमेनक्लेचर से आप इसको डिफाइन करना चाहें। सेकेंडली, हर चीज के लिए आपको जनरलिस्ट पे डिपेंड करने में दिक्कत होती है। सो जहां जहां सब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं उसमें स्पेशलिस्ट को लाना और स्पेशलिस्ट को ऑटोनॉमी देने में फायदा हुआ है। बिल्कुल, है ना? करेक्ट। द थर्ड थिंग वी फील इज कि जो बहुत हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है, अगर ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी अगर फ्लैटर किया जाए तो देयर कुड बी सम एडवांटेज टू दैट कंट्री। बिल्कुल ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, वी नाउ नीड टू सी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या किसी और कंट्री में हो पाया है कि नहीं। बिफोर आई गो टू द अदर कंट्रीज, मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ पे जरूर कहना चाहती हूँ मुकेश। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड कि मुकेश एंड आई हैव टुगेदर स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी ये हमारा ही पर्सपेक्टिव समझा जाए। आई एम श्योर हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा अनुभवी लोग वहाँ बैठे हैं जिनकी सोच शायद हमसे इत्तेफाक ना रखे, एंड देयर कुड बी मेनी अदर वेज इन विच अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव is looked at or a certain goal is reached. But this is what we feel.
Having said that, and looking at the similar agenda in the developing world, मैंने ये सोचा कि हम ऐसी 2-3 कंट्रीज को क्यों ना देखें जो कंट्रीज का कुछ हमारे जैसा सिमिलर कॉलोनियल बैकग्राउंड था. एशिया में रहे हैं, डाइवर्सिटी भी बहुत है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और जिस समय या आसपास जब इंडिपेंडेंस मिला तो उन्हीं किस तरह की मिलती जुलती समस्याएं थीं जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट फेस कर रहा था. तो इसी श्रृंखला में मुझे पहला नाम एक जो दिमाग में आता है वो सिंगापुर है. क्या ख्याल है आपका? ठीक कहा तुमने. अगर हम देखें जिन कंट्रीज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनियल राज से इंडिपेंडेंस मिली हिंदुस्तान की तरह, उनमें 2 कंट्रीज थे, सिंगापुर और मलेशिया. हाँ, ठीक है. बल्कि सिंगापुर तो मलेशिया का ही पार्ट था. पहले मलेशिया को इंडिपेंडेंस मिली और फिर सिंगापुर उसके बाद सेपरेट कंट्री हुआ. कि वी कैन लुक टुवर्ड्स दीज कंट्रीज कि इन्होंने क्या किया जिससे कि ये इनको सक्सेस मिली अपने रिफॉर्म प्रोसेस में. हाँ. और दोनों ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनका कि नाम आज लिया जाता है सक्सेसफुल रिफॉर्म में. हाँ, एक तो डेवलप में ही आ गया है और दूसरा नियरिंग डेवलप हो रहा है. सिंगापुर तो खैर डेवलप कंट्री है और मलेशिया ने बहुत तेजी से तरक्की की है. कावियट या ये कहें कि एक डिस्क्लेमर ये मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम यहाँ पे इन कंट्रीज के रिफॉर्म को सिर्फ सेक्युलरली देख रहे हैं कि उन्होंने क्या रिफॉर्म किया. जो पॉलिटिकल सिस्टम है आर्ग्यूबली ऑथोरिटेरियन है या नहीं है, उसको हम 1 मिनट के लिए दरकिनार करके हम सिर्फ उनका जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको देखना चाहते हैं. तो जब आप बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं तो आप देखिए, जब सिंगापुर उस समय मलेशिया का हिस्सा था या हट चुका था, उस समय सिंगापुर का क्या शक्ल रूप था. तो इट वाज लार्जली अ स्वैम्पी एरिया इन्फेस्टेड विद अ लॉट ऑफ मस्कीटोज एंड डिजीजेस. मिक्स्ड पॉपुलेशन थी. देयर वर मलेज, देयर वर चाइनीज, देयर वर तमिलियंस एंड अदर इंडियंस आल्सो. एजुकेशन अबिस्मल थी, स्लम्स खूब थे. तो उस समय की जो हुकूमत थी उन्होंने क्या किया कि सिंगापुर इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी जल्दी डेवलप किया. आफ्टर ऑल दे मस्ट हैव डन समथिंग राइट. So where do you think their right thinking came from? भाई, इसमें तो एक नाम जो सामने आता है और वो नाम बड़ा इंटरनेशनली अक्लेम्ड नाम है. दैट इज ऑफ द सिंगापोरियन लीडर ली कुआन यू, जो कि 90s तक वहाँ पावर में रहे और सारा रिफॉर्म जो था वो उन्हीं का किया हुआ है. और आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू गो इनटू स्पेसिफिक्स कि उन्होंने किस तरीके से किया. मैं तो केवल एक मैक्रो कंस्ट्रक्ट यहाँ रखना चाहता हूँ कि उन्होंने एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी को एक स्किल इंटेंसिव इकोनॉमी में कन्वर्ट किया. फिर एक स्किल इंटेंसिव इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इकोनॉमी में कन्वर्ट किया. और फिर एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इकोनॉमी को एक नॉलेज इंटेंसिव इकोनॉमी में कन्वर्ट किया. सो बेसिकली व्हाट ही डिड वाज कि जो पॉपुलेशन उस समय सेमी लिटरेट थी या जो भी, सडनली दैट होल पॉपुलेशन was taken towards a higher level of education. तभी आप स्किल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात कर सकते हैं. हर लेवल इंक्रीज में एजुकेशन का इनपुट है. और सिंगापुर की जो एंटायर जर्नी है फ्रॉम अ लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी टू एन नॉलेज इंटेंसिव इकोनॉमी जो है वो एजुकेशन पर फोकस के बिना नहीं हो सकती थी. तो बार बार ये निकल के आता है कि इस रिफॉर्म प्रोसेस में की बैकबोन जो है वो एजुकेशन से निकल के आई. एग्जैक्टली. और इसी तरह का कुछ समवट सिमिलर सिचुएशन हम मलेशिया में देखते हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया का तो हाल कई तरीके से उस समय और भी ज्यादा मुश्किलों में था. The challenges Malaysia was facing were a lot more. It was a much larger country with density of population, a larger population, and similar problems that the entire developing world in Asia was facing at that time. And उस समय भी they came upon a leader. Again, we can you have to add a disclaimer again. We have to say that look, we are not endorsing anybody's political views, but what we must see is there any learnings from what Malaysia and their leaders at that time did, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं. तो I think इसमें again the important thing about the then leader was that he made a first number one a look east policy. So अब तक क्या है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जनरली वेस्ट का मुंह बहुत देखता है
कि सब अमेरिका में क्या हो रहा है और यूके में क्या हो रहा है और स्टैंडर्ड जो सेट हुए हैं, हालांकि ये तो बात अनडिनाइबल है कि स्टैंडर्ड तो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वही सेट करेगा, और ईस्ट में डेवलप्ड वर्ल्ड 2-4 ही नाम है, जिसमें सिंगापुर तो आता ही है, फिर जापान आता है, अनदर कंट्री दैट डिड वेरी वेल पोस्ट independence, though we don't share any colonial. South Korea is another one. And then as we go along, you find countries like Malaysia and some of the others who are at varying levels of development. मलेशिया जो थी वो predominantly agricultural economy थी, और उसको जो था उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट किया. Right. Again by stress on two things, skills and education. And skills again is education. Seems to me that an important leadership with a consensus on reform was probably already was a condition that was existing in these two countries, and because the leaders were strong enough to make sure that the bureaucracy and the system was able to follow the guidance and the line that they had taken, तो वो रिफॉर्म प्रोसेस जो है, वो जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो स्पीड अप हो गया. बिल्कुल. और पॉलिटिकल कंसेंसस तो था ही. भले ही वो इस वजह से हो कि लीडर बहुत स्ट्रांग था या अथॉरिटेरियन था, वो एक अलग बात है, हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस था, एग्जिस्टेड, एंड उसका एडवांटेज कंट्री को मिल गया. These are two examples that we can look at, and I think there is a certain amount of learning here. In our context, we can say one thing, कि though in the early days, development through the 5-year plans had been a major focus. But if we look at the spending that the country has done on basic things like education or welfare of women and children. What you are saying is public goods in the social sector. Social sector. We find that country definitely, हम सिर्फ इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की कॉन्टेक्स्ट में maybe the spending on these sectors should probably have gone up higher than the kind of spending that we have seen year on year in the 5-year development plans. Also, the important thing we must keep in mind कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी जब इंडिपेंडेंस के टाइम और आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं, तो द एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन को देखते हुए द स्पेंडिंग ऑन and focus on education took a long time coming. और आज भी हम ये कह सकते हैं that the percentage of our budget which goes into education is way below what a developed nation is today spending on education and health. Now, I think we should look at just one more country just to close this argument that we are making, and that should be our colonial master, because whether it is Malaysia और इट इज सिंगापुर और इंडिया, कॉलोनियल मास्टर तो एक ही थे. हाँ, यूके की हम बात कर सकते हैं, हालांकि यूके को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि यूके में भी अगर रिफॉर्म हुए तो क्या हुए. अर्ली 60s और अर्ली 70s का यूके भी जो था वो इंडिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा डेवलप्ड, बट दे वर हैविंग प्रॉब्लम्स. हाँ, मैं कहूंगा कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो स्ट्रक्चरली उसमें भी वही प्रॉब्लम्स थी जो हमारी अर्ली 90s में जो हमारी प्रॉब्लम थी, कि पब्लिक सेक्टर जो था वो अनप्रोडक्टिव था, अनविल्डी था, फूड शॉर्टेजेस थे, ग्रोथ लो थी, शॉर्टेजेस थी, दे वर फेसिंग आउटेजेस एवरी नाउ एंड देन. तो जैसे हमारे यहाँ 90s में जो रिफॉर्म्स हुए, ओपन मार्केट इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए थे, उसी से मिलते जुलते या उससे भी आगे रिफॉर्म्स जो थे वो मिसेस थैचर जो थी, the iron lady, हाँ, वो लेके आई थी. Again, I would just add another leader who people can talk about in rather mixed terms, but we'll just keep aside everything else and we'll focus on the development agenda and see whether Mrs. Thatcher was the person who was able to transform Britain into what it is today. हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा. यहाँ पर ये डिस्क्लेमर भी लगाना बहुत जरूरी है कि we are not talking in favor of privatization without any attendant regulations. तो 3 चीजें मेनली उन्होंने की. एक तो उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर जहां परफॉर्म नहीं कर रहा था और यूटिलिटीज उनको उन्होंने प्राइवेटाइज किया. तो रेलवेज, माइनिंग, स्टील,
टेलीकॉम, ये बड़े बड़े सेक्टर्स थे जिसमें कि वो इनको प्राइवेटाइज किया, और वाटर, गैस, ऐसी यूटिलिटीज। So what really happened, I mean, what one can say about the privatization of these sectors was that it probably brought more efficiency into it and accountability, both things that are missing in the public sector in the country today, वो probably brought into वो एफिशिएंसी भी आती है, और दूसरा एक कंपटीशन आने से जो है वो मार्केट इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं, ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि हमने पहले कहा, अटेंडेंट सवाल आता है कि जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इस ग्रोथ का, उसको कैसे पूरा किया जाए, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू कांट लीव द पुअर बिहाइंड। यस। दूसरी चीज जो मिसेस थैचर ने की कि वो बाहर से एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स गवर्नमेंट में लेके आए, और ये वही चीज थी जिसको कि हमने पहले अपने उसमें भी देखा है। Exactly. Which basically again comes back because bureaucracy is of course is manned by people who are not necessarily specialists. Generalism is the nature of the game. तो पॉलिसी मेकिंग में जो एक मेजर रोल ब्यूरोक्रेसी का था, उसको मिसेस थैचर ने थोड़ा सा कम किया, और उसके अंदर वो बाहर से आउटसाइड एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स गवर्नमेंट में लेके आए। और यही नहीं, बल्कि यूके की ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। ब्यूरोक्रेसी उनकी जो है, इट इज मच फ्लैटर एंड मच मोर टास्क ओरिएंटेड than our bureaucracy. Our bureaucracy is far more hierarchical. Exactly. And actually sometimes I feel it's too hierarchical, but Behrhal, that is another debate on exactly how do we replace this with what system. At the moment I think it comes back to what we are saying, that those countries that have done well, उनके पीछे क्या कारण होंगे? फिर would you like to recap? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिफॉर्म, डेवलपमेंटल एजेंडा, इन सब में पॉलिटिकल कंसेंसस का होना बहुत जरूरी है। इट इज प्राइमरी, इसेंशियल, एट द टॉप लेवल द पॉलिटिकल कंसेंसस मस्ट बी देयर। बिना इसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, सैनिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब चीजों की बैकबोन है एजुकेशन एंड स्किल्स। So education and more education. अब इसके बाद 2-3 चीजें और हैं। एक्सपर्ट्स को ऑटोनॉमी देना जरूरी है, उनको पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड करना जरूरी है। देन लास्टली, फ्लैटर ब्यूरोक्रेसी एंड टास्क ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी इज द नीड ऑफ द आवर। हाँ, तो मैं बस अब दोस्तों से आज की बात यही खत्म करना चाहती हूँ, पर दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि अगेन कि आई एम श्योर आप लोगों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत सारे अलग आइडियाज़ होंगे, बहुत अलग सोच होगी, शायद हमसे बेहतर भी सोचते होंगे लोग, बट इट्स अ गुड थिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, एंड दिस आई वुड अगेन जस्ट ऐड इज आवर व्यू, मुकेश एंड माइंड, कमिंग फ्रॉम आवर कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 50 years इन द गवर्नमेंट। अब कुछ जाते जाते कोई अच्छी सी बात नहीं सुनाएंगे दोस्तों को? मुझे याद आ रहा है कि 1960 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था सिंगापुर, क्योंकि मुझे इसलिए याद आया क्योंकि हमने सिंगापुर की बात करी है, और नहीं, मलेशिया की भी बात की है। एग्जैक्टली। और इस पिक्चर में एक गाना था जिसमें मलेशिया के एक फोक सॉन्ग की मेन लाइन को लेकर वो गाना बनाया गया था। अच्छा। और उसका जो मेन वो जो फ्रेज था, वो था रासा सायंग। अच्छा, क्या मतलब? रासा सायंग का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। तो वो गाना जो था बड़ा पेपी सा गाना था, तो मुझे याद आ रहा है। तो मैं 2 लाइन उसकी ऐसे ही गुनगुना के आपको सुना देता हूँ। रासा सायंग रे, रासा सायंग सायंग रे, रासा सायंग रे, रासा सायंग सायंग रे, है प्यार का ही नाम रासा सायंग सायंग रे, है प्यार का ही नाम रासा सायंग सायंग रे, हो रासा सायंग रे, रासा सायंग सायंग रे, हो रासा सायंग रे, रासा सायंग सायंग रे, है प्यार का ही नाम रासा सायंग सायंग रे। थैंक यू वेरी मच। अब आज आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे, अलविदा। अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2 बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत।
ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com।